नमस्कार। आज हम क्रिप्टो की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और यहाँ हलचल तो काफ़ी तेज़ है। हमारा फोकस रहेगा वज़ीर एक्स पर, जो ये कानूनी दिक्कतें चल रही हैं उन पर, और साथ ही हम ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो बाज़ार में क्या चल रहा है, मतलब क्या कोई बड़ी तेज़ी आने वाली है। हमारे पास जो भी जानकारी है हम कोशिश करेंगे कि उसका निचोड़ आपके सामने रखें ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो आज हम दो मेन हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, सिंगापुर कोर्ट में जो वज़ीर एक्स का मामला चल रहा है वो क्या है और उसका क्या मतलब है, और दूसरा, क्रिप्टो बाजार अभी क्या संकेत दे रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस है, सोने की कीमतें, मीम कॉइन्स की उछाल, ये सब क्या कहानी कह रहे हैं। काफ़ी कुछ है समझने को, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं वज़ीर एक्स से। देखिए, जैसा पता चला है मामला कुछ फंड्स के अटके होने का है और ये बात अब सिंगापुर की अदालत तक पहुंच गई है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि मामला भारत से बाहर क्यों गया, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, जानकारी ये है कि 1 सितंबर को वज़ीर एक्स मैनेजमेंट ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट और कुछ ज़रूरी कागजात जमा करवाए थे और सबको लग रहा था कि शायद 3 सितंबर को कोर्ट कुछ कहेगी, कोई फैसला या कोई डायरेक्शन देगी, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। सुनवाई टल गई है आगे के लिए और अगली तारीख वो अभी तय नहीं है। मतलब मामला अभी भी आप कह सकते हैं हवा में ही है, कोई नतीजा नहीं निकला है और ये अनिश्चितता बनी हुई है। जो यूजर्स हैं वज़ीर एक्स के, उनके लिए तो ये इंतज़ार काफ़ी मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो ये कि कोर्ट ने वज़ीर एक्स मैनेजमेंट को और टाइम दिया है केस लिए, ताकि वो लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स को उनके पैसे लौटाने की एक पूरी डिटेल्ड योजना, एक प्लान पेश कर सकें। तो ये सिर्फ एक तारीख का टलना नहीं है, ये दिखाता है कि कोर्ट मामले को सीरियसली ले रही है। वो सिर्फ लीपापोती नहीं, एक ठोस, एक प्रैक्टिकल समाधान चाहती है जिससे लेनदारों का पैसा सुरक्षित रहे। और इससे ये भी अंदाजा लगता है कि मामला शायद काफ़ी पेचीदा है। हो सकता है फंड्स की ट्रैकिंग में दिक्कत हो, या अलग अलग तरह के क्लेम्स हों, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से कुछ कम्प्लेक्सिटी हो। तभी मैनेजमेंट को एक फुल प्रूफ प्लान बनाने में और वक्त लग रहा है। तो जाहिर है ये स्थिति कंपनी के लिए तो चैलेंजिंग है ही, उन हजारों यूजर्स के लिए भी चिंता की बात है जिनके फंड्स शायद इसमें फंसे हों। जब तक कोर्ट से कुछ साफ नहीं होता, एक भरोसे का संकट तो बना ही रहेगा। हाँ, और भरोसे का संकट तो क्रिप्टो स्पेस में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक जो बेसिक सवाल था, ये सिंगापुर कोर्ट का क्या चक्कर है। मतलब यूजर्स भारत में आईएनआर में ट्रेडिंग हो रही है, फिर मामला सिंगापुर क्यों, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, ये आजकल कई इंटरनेशनल कंपनियों में, खासकर टेक और फिनटेक स्पेस में एक कॉमन स्ट्रक्चर है। जानकारी के हिसाब से वज़ीर एक्स के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में 2 हिस्से हो सकते हैं। एक एंटिटी जो शायद इंडिया में बेस्ड है, वो खास तौर पर आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल मतलब लोकल बैंकिंग वाले काम संभालती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो मेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है या जहां कंपनी की होल्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड है, वो सिंगापुर में हो। तो अगर जो मूल कॉन्ट्रैक्ट है या सेवा की शर्तें हैं वो सिंगापुर वाली एंटिटी के तहत आती हैं, तो फिर कानूनी मामला भी उसी देश के जुरिस्डिक्शन में जाएगा। इसको अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये ग्लोबल क्रिप्टो बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी भी होती है। अलग अलग देशों में एंटिटीज बनाने के कई कारण हो सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स, रेगुलेटरी माहौल शायद आसान हो, या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी होता है कि जब कोई कानूनी पेच फंसता है तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कौन सा कानून लागू होगा, किस कोर्ट का अधिकार होगा, ये सब बातें उठती हैं। वज़ीर एक्स का मामला इसी का एक उदाहरण है कि कैसे ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कानूनी प्रोसेस को प्रभावित करता है। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक तरह का सबक है कि किसी प्लेटफॉर्म को चुनते समय सिर्फ उसके फीचर्स ही नहीं, बल्कि उसकी कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। ये वाकई एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर जब आप अपना पैसा लगा रहे हो। चलिए वज़ीर एक्स के इस कानूनी दांवपेच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सवाल पर आते हैं जो शायद क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले हर शख्स के मन में है। अगला बड़ा बुल रन कब, मार्केट में अगली बड़ी तेजी कब आएगी? अभी के हालात कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मार्केट हमेशा इशारों में ही बात करता है और इस वक्त कुछ दिलचस्प संकेत जरूर मिल रहे हैं। पहला और शायद सबसे अहम वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। ये मैट्रिक बताता है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में बिटकॉइन का हिस्सा कितना है। तो जानकारी ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस फिलहाल एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट लेवल, इसको थोड़ा और समझाएंगे प्लीज, उन लोगों के लिए जो शायद टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा वाकिफ नहीं है।
जरूर जरूर। सपोर्ट लेवल, आसान भाषा में कहें तो टेक्निकल एनालिसिस में एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां अतीत में किसी एसेट की कीमत गिरने से रुकी है और वहां से वापस ऊपर जाने लगती है। ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर खरीदार ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बेचने का दबाव कम हो जाता है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट पर होना यह संकेत देता है कि शायद बिटकॉइन में लोगों का भरोसा अभी बना हुआ है। पैसा अभी भी मेन क्रिप्टो में आ रहा है या कम से कम वहां से तेजी से निकल नहीं रहा है। अगर ये डोमिनेंस इस लेवल से नीचे नहीं गिरता तो जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड का साइन है और शायद सितंबर महीने में ही हमें एक अच्छी उछाल, एक रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये तो हुई बिटकॉइन डोमिनेंस की बात, लेकिन क्या कोई और भी संकेत हैं जो इस संभावित तेजी की तरफ इशारा कर रहे हों? हाँ, एक और दिलचस्प ट्रेंड जो दिख रहा है वो है सोने यानी गोल्ड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि सोने का क्रिप्टो से क्या लेना देना। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में ये एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जानकारी के अनुसार सोने की बढ़ती कीमतों का एक बड़ा कारण ये है कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के, वो अमेरिकी डॉलर में रखे अपने बॉन्ड्स बेचकर सोना खरीद रहे हैं। डॉलर बेचकर सोना क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि शायद अमेरिकी डॉलर पर जो ग्लोबल डिपेंडेंस है उसे कम करने की कोशिश है। दूसरा, ये बढ़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता, महंगाई का डर या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के खिलाफ एक बचाव, एक हेज के तौर पर देखा जा सकता है। सोना पारंपरिक रूप से एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, तो जब बड़े देश डॉलर से हटकर सोने की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्लोबल लेवल पर लिक्विडिटी और रिस्क सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स का। कई एक्सपर्ट्स, जैसा कि जानकारी में भी बताया गया है, ये मान रहे हैं कि अगर दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स, खासकर अमेरिका का फेडरल रिजर्व, आने वाले टाइम में ब्याज दरों में कटौती करते हैं तो ये मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। ब्याज दरों में कटौती से मार्केट में तेजी क्यों आती है? क्या कनेक्शन है इसका? सीधा कनेक्शन है। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंकों में पैसा रखने या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न कम मिलता है। इससे इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न की तलाश में शेयर बाजार या फिर क्रिप्टो जैसे जो रिस्की एसेट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कर्ज भी सस्ता हो जाता है तो कंपनियां और लोग ज्यादा खर्च और निवेश करते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता है। तो ये जो संभावित इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद है, ये भी मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बना रही है। तो ये सारे फैक्टर्स, बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट पर होना, गोल्ड की डिमांड बढ़ना जो डॉलर में कमजोरी का संकेत हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद, ये सब मिलकर एक पॉसिबल बुलरन की तस्वीर बना रहे हैं। ये तो काफी दिलचस्प कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया सिर्फ बिटकॉइन तक तो सीमित नहीं है। मीम कॉइन्स का क्या हाल है? उनमें भी तो आजकल खूब हल्ला रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी के मुताबिक मीम कॉइन्स में भी इस वक्त तेजी का माहौल दिख रहा है। अक्सर क्या होता है, जब मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट सुधरता है या लिक्विडिटी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा स्पेक्युलेटिव, मतलब सट्टेबाजी वाले जो एसेट्स होते हैं जैसे मीम कॉइन्स, उनमें बहुत तेज उछाल देखने को मिलता है। लोग जल्दी पैसा बनाने की उम्मीद में इनमें कूद पड़ते हैं। लेकिन क्या ये टिकाऊ होता है? मीम कॉइन्स तो बहुत ही वोलेटाइल, मतलब उतार चढ़ाव वाले माने जाते हैं। यहीं पर सावधानी बरतने की जरूरत है और जानकारी में भी इस पर जोर दिया गया है। मीम कॉइन्स का आकर्षण उनकी तेज रैलियों में है, लेकिन उनमें गिरावट भी उतनी ही तेज और अचानक आ सकती है। ये अक्सर सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर, किसी सेलिब्रिटी के ट्वीट पर या ऑनलाइन कम्युनिटी की एक्टिविटी पर चलते हैं, जिनका कोई ठोस फंडामेंटल बेस नहीं होता। इसलिए यहां सबसे जरूरी सलाह है विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपनी सारी पूंजी एक ही जगह ना लगाना। बिल्कुल, अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरह के एसेट्स पे बांटना। कुछ हिस्सा शायद बिटकॉइन या इथीरियम जैसी स्टैब्लिश क्रिप्टो में, कुछ शायद स्टॉक या बॉन्ड में, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो शायद एक छोटा सा हिस्सा मीम कॉइन्स या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन पूरी जमा पूंजी मीम कॉइन्स में लगा देना, वो बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। ये रातों रात अमीर बनने जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें रातों रात सब गंवाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। सही बात है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इन्वेस्ट करने के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनना भी उतना ही अहम है। जानकारी में कुछ एक्सचेंजों का जिक्र था सुरक्षित विकल्पों के तौर पर। हाँ, जानकारी में भारतीय रुपए यानी INR में ट्रेडिंग के लिए कॉइनस्विच और CoinDCX का नाम लिया गया है, और ग्लोबल या क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस का जिक्र है। इन्हें शायद उनकी यूजर संख्या, रेगुलेटरी कंप्लायंस के एफर्ट्स या सिक्योरिटी मेजर्स के बेस पर सुरक्षित माना जा रहा होगा। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान देने वाली है, सुरक्षित
एक रिलेटिव शब्द है, खासकर क्रिप्टो में। हर एक्सचेंज के अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं। किसी पर फीस ज़्यादा हो सकती है, किसी का यूज़र इंटरफेस बेहतर हो सकता है, किसी पर ज़्यादा कॉइन्स लिस्टेड हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी उनका रेगुलेटरी स्टेटस और सिक्योरिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वजीरेक्स का मामला खुद ही दिखाता है कि किसी भी एक्सचेंज से जुड़े रिस्क हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को अपनी ज़रूरत, ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, और शायद एक ही एक्सचेंज पर अपना सारा फंड रखने से भी बचना चाहिए। कई एक्सचेंजों और पर्सनल वॉलेट्स में बांट कर रखना एक ज़्यादा समझदारी वाली स्ट्रैटेजी हो? तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आ रही हैं? मुझे लगता है 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, वजीरेक्स का मामला अभी अनसुलझा है। सिंगापुर की कोर्ट ने मैनेजमेंट को क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट प्लान बनाने का और टाइम दिया है, जिसका मतलब है कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और फाइनल फैसले का इंतजार करना होगा। ये घटनाक्रम इंडिया में एक्सचेंज रेगुलेशन और यूजर फंड्स की सेफ्टी पर भी सवाल उठाता है। दूसरा, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में अगले कुछ समय में तेजी आने की संभावना के संकेत दिख रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट पर टिकना, गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी, जो ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव का संकेत है, और संभावित इंटरेस्ट रेट कट्स, ये सब मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं। तीसरा, मीम कॉइन्स में हलचल तेज है, जो मार्केट में बढ़ते रिस्क एपेटाइट का संकेत हो सकता है। लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है और डाइवर्सिफिकेशन ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। और चौथी बात, सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना जरूरी है। सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, रेगुलेटरी स्टेटस और अपनी पर्सनल जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। शायद एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स और सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। ये सभी बिंदु वाकई बहुत अहम है। खासकर ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ एक बड़े एक्सचेंज जैसे वजीरेक्स से जुड़ी थोड़ी नेगेटिव खबर है जो सेंटिमेंट को खराब कर सकती है, और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो तेजी की उम्मीद जगा रहे हैं। ये एक तरह के विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही क्रिप्टो मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी और कह सकते हैं खूबसूरती भी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या फाइनेंस का मामला नहीं है। इसमें साइकोलॉजी, ग्लोबल इवेंट्स और रेगुलेटरी माहौल सब कुछ एक साथ काम करता है। वजीरेक्स मामले का नतीजा न सिर्फ उस एक्सचेंज के फ्यूचर के लिए, बल्कि शायद इंडिया में क्रिप्टो के रेगुलेटरी अप्रोच के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर यूजर्स का भरोसा हिलता है तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। वहीं अगर ग्लोबल संकेत मजबूत बने रहते हैं तो शायद इन्वेस्टर्स लोकल चिंताओं को नजरअंदाज करके भी निवेश जारी रखें। ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो नजर बनाए रखनी होगी वजीरेक्स मामले की अगली सुनवाई पर, जिसकी तारीख उम्मीद है जल्द आएगी, और साथ ही इन ग्लोबल इकोनॉमिक संकेतों पर भी। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से। और आज की चर्चा के बाद एक विचार जो मेरे मन में आता है वो ये है कि क्रिप्टो जैसी नई और इतनी तेजी से बदलती दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। उसे सही कॉन्टेक्स्ट में समझना, अलग अलग पहलुओं को जोड़कर देखना और फिर अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार फैसला करना जरूरी है। कैसे एक लोकल कानूनी मामला और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स दोनों मिलकर किसी के पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हिला सकते हैं, ये सोचना और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना ही शायद आज के इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, वजीरेक्स केस की अगली सुनवाई की तारीख जल्द सामने आएगी। हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।